नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 92 में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बायोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जो है बीपीएससी और बीएसएससी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी में लगभग 15 प्रश्न साइंस से पूछे जाते हैं और बीएसएससी में आपको 25 प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस से। 25 प्रश्न में अगर देखें गौर से तो बायोलॉजी में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर देखें कि बीपीएससी बीएसएससी किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो बायोलॉजी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। बायोलॉजी की अगर बात करें यहाँ पर बीएसएससी में आपको तो 25 में लगभग 12 से 13 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर बायोलॉजी से। बाकी प्रश्न जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री से होते हैं। और यदि 15 प्रश्न यहाँ बीपीएससी में पूछे जाते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग आधा कर लीजिए 7 से 8 प्रश्न जो है आपको पूछे जाते हैं बायोलॉजी से। तो इसलिए बायोलॉजी से हम प्रश्न लेकर के आए। इससे पहले कई सीरीज आपको मतलब मिलेगा, ठीक है, जो आपको प्ले लिस्ट में जाकर के खोजिए तो प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। एक एक प्रश्न को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। पहला प्रश्न कहता है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। देखिए, लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हम बोन मेरो कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा, बोन मेरो। अब यहाँ देखिए, ये जो लाल रक्त कण है इसमें इसको हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी एक होता है और एक होता है प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, ये रक्त को जो है सो मतलब अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया है। अगर बात करेंगे आरबीसी की आयु की तो ये आपको 20 से 120 दिन माना जाता है, लेकिन मैक्सिमम डेज ही लिया जाता है, इसलिए 120 दिन तक मैक्सिमम आयु मानी जाती है। आरबीसी के लिए अगर बात करेंगे तो इसको प्लीहा जो होता है, जिसको हम यकृत के रूप में कहते हैं, यकृत को इसको कहा जाता है आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्र, यहाँ पर मृत्यु, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है तो प्लीहा में होती है, याद रखिएगा, जिसको हम क्या कहते हैं आरबीसी का क्या कहते हैं कब्रगाह कहते हैं, कब्रगाह कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर दूसरा कहता है कि सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है। देखिए, सफेद रक्त कण जो है आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अभी भी जस्ट आपको बताया कि डब्ल्यूबीसी के, तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड हो गया। ठीक है, जो श्वेत रक्त कण कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें जो है इसकी अगर आयु की बात करें तो 13 से लगभग 20 दिन तक इसकी आयु होती है, मैक्सिमम 20 डेज तक इसकी आयु होती है। अब ये इसमें जो है अगर आप देखेंगे इसकी संख्या लाल रक्त कण से कम होती है और इसका भी निर्माण होता है बोन मेरो में ही, अस्थि मज्जा में ही इसका भी निर्माण होता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स का जहां तक हम बात किए तो प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। रक्त को क्या करता है? थक्का बनाने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। थोड़ा सा एक बात और, हाँ चलिए इसमें देख लेते हैं। किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? एंटीबॉडी नहीं पाई जाने में जो है सो ओ हो जाएगा। ठीक है, आपका ओ जो है, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर ए बी की बात कर लें, ये जो आपके सामने ए बी है, इसमें दोनों तरह के जो है एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, दोनों तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ रक्त में एंटीबॉडी। अब यहाँ पर थोड़ा सा और जान लीजिए मतलब विस्तार से। जो आपका ए है, बी है, ए बी है और ओ है। जो ए बी है, ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। क्या कहता है? सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। और ओ को क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है, सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। तो इसे भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। एंटीजन क्या है? देखिए, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, इसका क्या कार्य क्या है? एंटीजन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये मुख्य कार्य यही है कि जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है एंटीजन। ठीक है, एंटीजन क्या करता है? ठीक है, क्या करता है? ये आपको प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। आरएच तत्व जो है, देखिए आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है? अब विवाह के लिए अगर बात करेंगे तो बिल्कुल आपको याद रखना है जो आरएच प्लस पुरुष में होगा, यही ऑप्शन आपका सही है। जो आरएच जो है, आरएच यदि प्लस जो है पुरुष का होगा, ठीक है, और आरएच माइनस जो है अगर महिला का होगा, इस स्थिति में यदि मतलब शादी हो जाती है, इसको सही नहीं माना जाता है। अगर इस स्थिति में ये लोग शादी कर लेते हैं तो गर्भाशय में जो है गर्भधारण की प्रक्रियाएं जो होगी उसमें गर्भाशय में ही रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक है, और बच्चे नहीं मतलब बन पाते हैं। रक्त के जो भी मतलब निषेचन क्रियाएं होती है उसमें रक्त थक्का के रूप में बन जाता है और रक्त का जैसे ही थक्का बनेगा तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है, यानी कि वहाँ बनता है लेकिन वो मर जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इस तरह से कहा जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो ये आपका नहीं माना जाता है। आरएच प्लस पुरुष में, आरएच माइनस में यदि होगा तो यह विवाह के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए, दिमाग की किस भाग में भूख लगने, भोजन के तृप्ति जो है, ठीक है, की अनुभूति कराने के लिए केंद्र जो है कराने के केंद्र स्थित होते हैं? यानी दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है, आपका ब्रेन जो है, उसके किस भाग में भूख लगना, प्यास लगना, इन सब चीज़ों की अनुभूति होती है? यदि देखें यहाँ पर तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये जो है सो हाइपोथैलेमस कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो ये आपका क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो आपका होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि होती है, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। तो इसको ये नियंत्रित करने का कार्य करता है, पहला नंबर समझ लीजिए। ठीक है, ये इसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। साथ ही साथ और भी क्या करता है, तो जो ताप नियंत्रित करता है, भूख नियंत्रित करता है, प्यास नियंत्रित करता है, आदि सब को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, नींद को भी नियंत्रित करता है, नींद को भी ये नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न को देखेंगे। कहता प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है, ये जो आपका स्थित है, ये कशेरुकी रज्जु जो होती है इसमें स्थित है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का कशेरुकी रज्जु में। आगे बढ़ते अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है। आप देखे होंगे, गौर किए होंगे, मतलब इसको कहा जाता है श्वासोच्छ्वास, कहा किसको जाता है सुनिए, मनुष्य के सांस लेने और सांस छोड़ने, ठीक है, लेने और छोड़ने दोनों की क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहा जाता है श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इसमें CO2 भी निकलता है, O2 भी निकलता है। तो O2 निकलता है, वो O2 होता है 16%, लेकिन अगर CO2 निकलता है तो वो 4% होता है मात्र। क्या होता है, 4% होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे, CO2 कितना होता है, 4% होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। भोजन जो है ऊर्जा के रूप में जो परिवर्तित हो जाता है वो कोशिका के किस भाग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसको ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं इसको। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। क्रेब्स चक्र की बात कर लेते हैं, किसका, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। क्या लैक्टिक अम्ल है, आगे आपके पास देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। लैक्टिक अम्ल है, फेब्रुरिक अम्ल है, ग्लूकोज है, ATP है, या फ्यूमेरिक अम्ल है। तो आप किसके साथ जाएंगे, बिल्कुल जो आपका पायरुविक अम्ल है इसके साथ आपको जाना होगा। ठीक है, पायरुविक अम्ल के साथ जाएंगे। अब ये देखिए थोड़ा सा ये जान लीजिएगा, पायरुविक अम्ल जो होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ये घटनाएं घटती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बातें हैं। ठीक है, और ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का इसमें विखंडन होता है। ग्लूकोज को क्या किया जाता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और CO2 प्लस जल बनता है, और इसके साथ साथ विशाल मात्राएं में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये क्या हो जाएगा, पायरुविक अम्ल हो जाएगा। इसे भी ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है 11 नंबर, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है। मनुष्य के शरीर में अगर मुख्य बात करें नाइट्रोजनी, तो ये अमोनिया है। क्या है, अमोनिया है, अमोनिया नहीं होगा, यूरिया है, यूरिया। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, यूरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। देखिए मनुष्य के शरीर की अगर बात कर लें तो 46% जो है आपको नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है इसमें। ठीक है, यूरिया की अगर बात कर ले, इसमें मनुष्य के शरीर में जो यूरिया होता है उसमें 46% पाया जाता है। लेकिन किसान लोग जो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं उसमें लगभग कितना होता है, 25% ही उसमें नाइट्रोजन रहता है किसान के खाद में। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और यहीं पर अब देखिए आगे बढ़ते हैं, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग जो होता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। अब यहाँ देखिए, जो यूरिया जो था आपका, यूरिया को आपने देखा, तो यूरिया में क्या होता है, यूरिया का सूत्र भी जान लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सूत्र है इसका। NH2 होता है, NH2CO और NH2 होता है। सबसे पहले इसका संश्लेषण वोहलर ने किया था। प्रयोगशाला में सबसे पहला पदार्थ जो है, जो रासायनिक पदार्थ के रूप में बना था, यही बना था, रासायनिक यौगिक के रूप में यूरिया का ही निर्माण हुआ था। ठीक है, इन सबको भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे यहाँ पर कहता है यूरोक्रोम, तो इसमें जो है सो यूरोक्रोम जो मतलब पेशाब जो होता है उसमें 96% अगर बात कर ले तो जल होता है। ठीक है, 2% अगर बात कर ले तो यूरिया होता है, और अन्य 2% में जो यूरोक्रोम हुआ, क्रिएटिन है, ये सब होता है। ठीक है, क्या होता है, क्रिएटिन वगैरह होता है, क्रिएटिन वगैरह। ठीक है, ये सारे अन्य 2% में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है, प्रश्न ये कह रहा है। तो स्वेदन जो है आपको बिल्कुल याद रखिएगा, शरीर में ताप को विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। विनियंत्रित करने के लिए, याद रखिएगा, विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। हेनले का लूप का क्या कार्य। देखिए हेनले के लूप का जो कार्य है वो बिल्कुल एकाग्रता की ढाल कह सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं, एकाग्रता की ढाल कह सकते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये हेनले का लूप क्या है, इसको कहते हैं ये एकाग्रता की ढाल कह सकते हैं। और इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा उत्सर्जन से संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है हेनले का लूप। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषक मिलता है।
ये देखिए, जब गर्भाशय की बात हो रही है तो गर्भाशय में जो भ्रूण पनपता है उसमें पोषक से लेकर के, पोषक की बात करिए, ऑक्सीजन की बात करिए, ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, ये सब क्या है, ये बिल्कुल जो है सो कैसे होता है, ये आपको किस संरचना के तहत होता है, यहाँ पर आप संरचना देख रहे होंगे, ये जो प्लेसेंटा है आपका, प्लेसेंटा के द्वारा होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा। इसे भी आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? देखिए, खाद्य की पूर्ति की जहाँ तक बात कर लेंगे तो गर्भनाल आपका होता है, गर्भनाल जिसको आपको कहते हैं लर कहते हैं, लार कटना, ये होता है ना, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो लार कटाया जाता है, तो लार कटना, उसको अगर साइंस की भाषा में कहेंगे तो अम्बिलिकल, क्या होता है? अम्बिलिकल कार्ड होता है, उसका नाम होता है अम्बिलिकल कार्ड होता है। इसको काट करके तब जो है सो बच्चों को अलग किया जाता है। इसी के माध्यम से इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बिल्कुल बीजांडसन के माध्यम से जो होता है, जो भ्रूण का जो विकास होता है वो उसमें खाद्य की आपूर्ति बीजांडसन के माध्यम से होता है। इसे भी याद रखेंगे। मुख के द्वारा लेने वाले जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो निरोध करता है। देखिए, मुख से खाने वाली जो गोली होती है उसको खाने के बाद क्या होता है कि महिलाओं में अंडोत्सर्जन की प्रक्रियाएं बाधित हो जाती है, यानी अंडा ही नहीं बनेगा, और जब अंडा ही नहीं बनेगा तो फिर निषेचन की प्रक्रियाएं संपन्न नहीं हो पाएगी, और जब निषेचन नहीं होगा तो बस जो है गर्भ धारण नहीं होगा, ठीक है। ये बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है? देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी की अगर बात कर लेते हैं, पहले आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कि अब जो है निषेचन बाह्य होता है, निषेचन क्या होता है? बाहर होता है, लेकिन विकास उसका क्या होता है? अंदर में होता है। यानी देखिए, जब निसंतान माता पिता होते हैं, निसंतान दंपति को आप कह सकते हैं, निसंतान दंपति जो होते हैं वो आपको मतलब बच्चों के लिए इस प्रकार के टेस्ट ट्यूब बेबी का जो है सो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है। इसमें महिलाओं के अंडे निकाले जाते हैं और पुरुषों से स्पर्म लिए जाते हैं, ठीक है। महिलाओं से अंडे और स्पर्म को लेकर के लेबोरेटरी में फर्टिलाइज कराया जाता है। लेबोरेटरी में क्या किया जाता है? फर्टिलाइज कराया जाता है, और फर्टिलाइज करा करके तब पुनः इसको महिलाओं के जो है सो गर्भ में डाल दिया जाता है, ठीक है। तब जाकर के महिलाओं के गर्भ में ये बच्चे विकसित होते हैं, तब इस प्रक्रिया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी समझ में आ गया होगा। निषेचन कहाँ होता है? बाहर निषेचन होता है, और विकास कहाँ पर होता है? अंदर में होता है। अब देखिए, यहाँ बात करते हैं प्रथम प्रखनली शिशु का क्या नाम था? देखिए, 1978 की बात है। 1978 में जो है सो ब्रिटेन में प्रथम ये जो है सो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रियाएं हुई थी, जो कृत्रिम गर्भाधान वाला बात है। तो इसमें जो है सो उसका नाम, बच्चे का नाम जो था लुइस था। लुइस पूरा नाम अगर बात करेंगे तो लुइस जाय ब्राउन नाम था, इसका, ठीक है। ये प्रथम ऐसा बच्चा है जो प्रखनली में तैयार किया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। एमनियोसेंटोसिस क्या तरीका है? देखिए, एमनियोसेंटोसिस जो है जब गर्भधारण की प्रक्रियाएं के 15 से 18 सप्ताह हो जाता है, 15 से 18 सप्ताह जब हो जाता है, लगभग 4 से 4.5 महीने के आसपास की बात है, जब गर्भधारण किए हुए 4 साढ़े 4 महीने हो जाता है, तो उस अवस्था में क्या होता है? उस अवस्था में जब यानी कि भ्रूण के लिंग की जानकारी के लिए इस प्रकार की जो आपका एमनियोसेंटोसिस प्रक्रिया है इसको अपनाया जाता है। इसमें जो लिंग की जानकारी के साथ साथ और भी किन चीज़ों को देखा जाता है, तो वंशागत यदि कोई बीमारी आ रहा है, ठीक है, वंशागत यदि कोई बीमारी आ रहा है शिशु में, तो उसको जो है सो उसका जांच किया जाता है। जो महिलाएं हैं, महिलाओं के गर्भ से द्रव लिया जाता है, और साथ ही साथ जिसमें मतलब कोशिकाएं होती है, ठीक है, बच्चों की कोशिकाएं जिसमें उपस्थित हो, मौजूद हो, उसको ले जा करके तब क्या किया जाता है? चेक किया जाता है, और चेक करने के बाद ये मतलब पता चलता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन की अगर बात कर लेंगे तो बिल्कुल पिट्यूटरी ग्रंथि से ही आपको ध्यान में रखना होगा। पिट्यूटरी ग्रंथि से ही अधिकांश चीज़ों का नियंत्रण होता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, पिट्यूटरी ग्रंथि ध्यान रखेंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये क्या है, तो जो ग्रंथियां हैं वो प्रोटीन पर आधारित है, पूरी तरीके से प्रोटीन पर आधारित है, और इसको कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं, पेप्टाइड हार्मोन,
ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। इसे भी आपको ध्यान रखना है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है, इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। चलिए ऑक्सीटोसिन की बात कर लेते हैं। ये ऑक्सीटोसिन जो है आपका बहुत ही मजेदार प्रश्न है। देखिए, चूंकि ऑक्सीटोसिन का जो स्रावित होने वाली यानी किस ग्रंथि से स्राव होता है, इसका ये कहना है। ठीक है, किस ग्रंथि से इसकी स्रावित होती है, तो ये भी आपको मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है इसी से स्रावित होता है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, चूंकि आप देखते होइएगा, गौर किए होइएगा, क्या क्या गौर किए होइएगा, तो जो मतलब गाय भैंसे हैं, गाय प्लस भैंस जिसके बच्चे मर जाते हैं फिर भी उससे दूध निकाला जाता है, तो दूध निकालने की प्रक्रियाएं क्या होती है, तो उसको ऑक्सीटोसिन नामक ये जो है सो सुई उसको लगा दिया जाता है, और सुई लगाने के कुछ ही देर के बाद जो है सो गाय पूरी तरीके से स्थिर हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है और दूध को जो है स्राव करने लगती है। तो ये प्रक्रिया है। देखिए, पीयूष ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो पीयूष ग्रंथि है उसका जैसे ही अत्यधिक यदि स्राव हो गया तो उसका जो आपका प्रभाव पड़ेगा वो शरीर में असंतुलित विकास होगा। ठीक है, शरीर में क्या होगा, शरीर के विकास बाधित हो जाएंगे, जिधर तिधर मतलब असंतुलित तरीके से शरीर का विकास होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर कहा जाता है। देखिए, अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर जो है, ये बिल्कुल इसको ध्यान रखना है आपको। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थायरोक्सिन हो जाएगा। ठीक है, थायरोक्सिन को कहा जाता है। अब थायरोक्सिन जैसे ही शब्द आता है तो ये आप समझ रहे हैं, ये समझ क्या रहे हैं, इसमें ध्यान रखना है। जो थायरोक्सिन ग्रंथि होती है वो आपको कहीं ना कहीं थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकलता है, थायराइड ग्रंथि से। और थायराइड ग्रंथि जो होता है ये किससे संबंधित है, ये बिल्कुल संबंधित है जो आयोडीन से संबंधित है। आयोडीन का जैसे ही उपयोग कम होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसका स्राव कम हो जाएगा, और जैसे ही उसका स्राव कम हो जाता है, जैसे ही स्राव कम होगा तो क्या हो जाएगा, गलगंड या घेघा रोग हो जाता है। क्या होता है, गलगंड या घेघा रोग हो जाता है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पीनियल ग्रंथि की बात हो रही है, ये कहाँ उपस्थित होता है, यानी कहाँ रहता है, ये मस्तिष्क में रहता है। ठीक है, कहाँ रहता है, मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि पूछा जाता है, पीनियल ग्लैंड कहाँ रहता है, मस्तिष्क में रहता है। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अश्रु टीयर स्रावित होती है, मतलब कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु यानी टीयर को जो है स्रावित करती है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, कौन सी हो जाएगी आपका, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी क्या हो जाएगा, लैक्रिमल हो जाएगा। लैक्रिमल ग्रंथि जो है वो आपको क्या करती है, अश्रु स्रावित करती है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। अब देखिए, वृद्धावस्था में लुप्त होने की बात हो रही है, तो लुप्त होती है कौन सी, तो थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। ठीक है, वृद्धावस्था में लुप्त कौन हो जाती है, थाइमस। एस्ट्रोजन जो है का स्राव होता है। एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा, जो पुट्टिकाएं होती है, ग्राफी की जो सिस्टर्न पुट्टिकाएं इस तरह से बोला जाता है, यानी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्राफियन पुट्टिकाओं के द्वारा जो है क्या होता है, इसका स्राव होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा लरो और उरो हार्मोन है, अभी जस्ट आपको बताया गया लर के बारे में, याद होगा आपको कि लरो और उरो कहता है, यहाँ पर वहाँ लर था, यहाँ लरो उरो है। लरो और उरो जो है एड्रीनेलिन हार्मोन है। एड्रीनेलिन हार्मोन को लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है। आगे बढ़ते देखिए, मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है। रक्तचाप नियंत्रित कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है आपकी उसी से होता है रक्तचाप का, यानी जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी जिसको हम कहते हैं। बीपी आप जानते ही हैं 120/80 होता है, तो ये आपको सही माना जाता है, सामान्य माना जाता है। ठीक है, तो अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा रक्तचाप नियंत्रित करने के लिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।